सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही हैं। अब कहाँ, नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है। कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे कुछ आपके साथ हुआ। तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी और वो छू मंतर हो गया सारा दर्द। यानी क्योंकि देखिए ना, हर किसी की जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में। बिल्कुल। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भैया गले से लगा लिया तो वे खुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर एक जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर, उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग अपनी जिंदगी से, अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें। एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो सकता है। और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद, बिल्कुल यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना। मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था, पत्थर कंकड़, उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की, पकड़ने की होड़ होती थी। कई लोग, झुंड होता था बच्चों का, तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे। और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए, और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है, या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है। वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा सा खास तौर से खा लिया तो भी हम उसे धोके खा लेते तो थे। कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो मीठा और भी मीठा होगा। और वो देसी आम, तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था, वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की, आपके क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती हैं, लिख भेजें। हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। तो वजन कैसे घटाए, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है। तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है। लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाकया है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए,
हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो हम श्रोताओं के कमेंट्स कैसे पढ़ेंगे? ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है। और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खास तौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए तो वो पहन ले, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है। तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए, इस वजह से उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी। और उनके पिता मछुआरे थे। देखिए, तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी। और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया। जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची। और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई। और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला। और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्ट कार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी। और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी, जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है। क्या बात है। और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के
पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी गौरव की बात है। बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें। और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है। और पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन के। बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं। रंग चुरा के रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। मैं बेताब बड़ा हूँ, मैं बेचैन बड़ी हूँ, मैं बेताब बड़ा हूँ, मैं बेचैन बड़ी हूँ, रास्ता देख रहा हूँ, मैं तैयार खड़ी हूँ, जी कहीं लगता नहीं, कुछ मेरे बस में नहीं। ले चल मुझे नैनों की डोली में बिठा के, डोली में बिठा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। सब कुछ सोच लिया क्या, चाहते दी तो जिया क्या, सब कुछ सोच लिया क्या, चाहते दी तो जिया क्या। तूने मुझको दिया क्या, मेरे पास रहा क्या, लूट लिया इस तरह। ये तो कहो किस तरह। बस गई आंखों में तू नींद उड़ा के, मेरी नींद उड़ा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं पिया मैं तेरी तस्वीर बना के, तस्वीर बना के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।
तो सोनाली जी के गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था वो एक वटवृक्ष की तरह था, सचमुच। कि जैसे हम तपती धूप से निकलकर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है। वो जैसे समय ही खत्म हो गया, अब वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया। लेकिन इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें। और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे आप घुटने तक ही कर दिया। अब तो घुटने तक, हाँ, बस बिल्कुल इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उस स्पर्श मिलता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है, विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है। और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है। या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं। जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे। तो ये बातें याद रह जाती है और इसमें बहुत शक्ति होती है। पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है। बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती है, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती थी। लेकिन अब वो समय कहाँ है। और अब समय एक गाना सुनाने का। सुनते हैं गीत। तेरे नए रूप
जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। मेरे सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। सपनों की तुम मूरत, हो चमकी मेरी किस्मत की रेखा इन नैनों के काजल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। आई ऐसी बेला, एक पल को भी मुझे अकेला छोड़ न देना तुम। आई ऐसी बेला, पास ही रहना, खो मत जाना दुनिया के हलचल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या? सचमुच उसे स्पर्श के माध्यम हाँ, से उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, एक हमारे इंदिवर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से आनंद आश्रम फिल्म का गीत था। और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी 3 सासू माएं, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दे। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी है। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।
दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहाँ आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए, एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है। वैसे एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमयी इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा। और एक श्रोता कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं है, बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है। बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं। परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं, पर जताते नहीं है। और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपनी छाती से चिपकाते थे। बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है। तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी। और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना है, छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं हमने। तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाएं, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें। तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है। एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए।
हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेह स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्मपत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं। क्या बात है भाई, बहुत महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हाँ जी। तो वैसे भी ये कहा जाता है, महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता हाँ। आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए। और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब प्यार तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है, इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है। कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। हाँ। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहां पे स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें आप। बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है। बिल्कुल। कहाँ हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले लगाना है। खास तौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उससे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ कहना है, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे, सुनते हैं गीत। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप। हाँ? आम अभी पढ़ना है ममता जी। आम बहुत खास है, कहने को आज खास हो गए। बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बहार आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में। हाँ। फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के, कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब काट के? मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है। क्योंकि हमने उसे बनाया, फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी। हाँ। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, उसमें इलायची डाल दो। ऐसे करते 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 फिर थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो। ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, तो ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो बस। हाँ, मतलब एक आम जैसे तैसे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं खाना है। और फिर अगर तो जब आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना, तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते? खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन होंगे। हाँ। क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है, अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी। तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया। हाँ। तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं। और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है, तो आप आइए खाने के लिए। उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने में। हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोतापरी एक ने लिखा है, चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा। इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खास तौर से ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो आम। तो उसमें जो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता है अभी। लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर से केसर आम, हाँ, बहुत मीठा आ रहा, केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है, वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती, तो क्या हम आम खाने का आनंद न उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे। आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं। घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है। घर का बगीचा है, आम का पेड़ है। सच मानिए, एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध, बिना रसायन
रसायन वाला आम, आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ। और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ। बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं जी। और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं। भले खाए नहीं, लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं, जी। उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है। कई कुछ आम तो गुठलियों से ही अपने आप पनप जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहाँ गए वहीं खा लिया। यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है। जबकि दक्षिण का तोतापरी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे, भाई स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है। तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा लेते। और वो छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता जी, वो आते और आप तो कह रही कि एक आम 2 फांक। अब तो ओ ममता जी, वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था। पर अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना। और उसमें केमिकल नहीं होता था, कोई भी केमिकल नहीं, कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी और आम। खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त कि आम खाए और फिर खेलने चले गए। दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफूस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था। जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रखकर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे। और आम का यहाँ पे और आम का पना भी बनता था। और साथ में गांव में तो आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे। तो ये कितने तरह के आम के कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही नहीं रही। और आम की जो रोटी भी बनाते थे, आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा घी लगा के आम पापड़ उसमें डाल के उसको सुखा दिया, वो साल भर खाते थे। अमावट भी कहा जाता है जिसे। तो और बोलिए। एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं। आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया। इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था, आज भी आता है। आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ बैठकर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है, आप एक गीत सुन ले। सुनते हैं। रात दिन
वजन कैसे कम करना है, इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, क्या बात है। शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ, जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है। और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी। ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं। रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं। दिन में संतुलित आहार, दलिया, दूध, हरी सब्जी, पालक, लौकी, करेला, ग्वार फली, 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है। बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं। और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं। उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करे। जो लोग तनाव लेते हैं तो उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। वे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए। मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था। हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना है। बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं। अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं। बिल्कुल। वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है। और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए। ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। तेरे लिए ही संभाल के रखा था प्यार भरा ये दिल, तेरे इशारों पे चलता रहेगा ओ मेरे कातिल। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। तेरी राह पर जो मैं रुक गया, मुझे रही न अपनी खबर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरे मेरे एक डगर। मेरे साथ चल मेरे हमसफर, अब तेरे मेरे एक डगर। अब तेरी मेरी एक डगर। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। हा 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 हा
प्यार ने ये गिला मैं किससे करूं। मुझे लूट लिया तेरे प्यार ने ये गिला मैं किससे करूं। तुझे जीत लिया दिल हार के, अब हवा में उड़ती फिरूं। तुझे जीत लिया दिल हार के, अब हवा में उड़ती फिरूं। अब हवा में उड़ती फिरूं। मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल, शौक नजर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। छोटी बहन फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।